Hello, good evening everyone. My name is C.S. Sarvesh Kumar and I am based in Lucknow and I am running an academy of commerce in Lucknow by the name of Mentoro. और आज हम लोग जो कंपनी जो पूरा 12th के अकाउंट्स का मोस्ट इजी चैप्टर जिसका नाम है शेयर्स काउंटिंग, तो उसको हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे कंपनी कैसे बनती है और कंपनी में कितने टाइप के शेयर होते हैं, उनसे रिलेटेड अकाउंट्स के जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है, वो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि उसके बिना आप अकाउंटिंग समझ नहीं सकते जब तक बेसिक नेचर ना पता हो आपको कि शेयर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या हर एक की नेचर होती है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में प्राइमरली दो तरह की कंपनी है जो ज़्यादा चलती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक पब्लिक लिमिटेड है। अभी वन मैन कंपनी है बट वो बहुत ही छोटे टर्नओवर के लिए, 2 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए वन मैन कंपनी, और प्रैक्टिकली उसका कोई यूसेज इतना रिलेवेंस है नहीं और ना ही इतना चलन में है अभी नया कंसेप्ट है। तो प्राइमरली हम लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो तरह की कंपनी होती है। तो कंपनी जेट में प्राइवेट लिमिटेड के लिए और पब्लिक लिमिटेड के लिए शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल के बेसिस पे है कि जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मिनिमम आपकी पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले समझते हैं कंपनी बनती कैसे है, जैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर डिसाइड करते हैं, एक बिजनेस मॉडल डिसाइड करते हैं और फिर उसका डिसीजन लेते हैं कि भाई हमको कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करना है, तो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो आप जो भी पर्सन रहेंगे एज ए डायरेक्टर, उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेगा और डीएससी बनने नॉर्मली 1-2 दिन होता है, आपके आधार और पैन के बेसिस पर आपका डीएससी बन जाता है। फिर आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। फिर उसके बाद आप कंपनी का जो भी आपका नाम रखना चाहते हैं तो आप 3-4 नेम सजेस्ट करते हैं और उसके लिए आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हमारा एक रेगुलेटर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है MCA, और ये ROC पूरे इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 का सारा ऑपरेशंस और मेंटेनेंस यही देखता है। तो आप ROC की साइट पे अप्लाई करते हैं और आपको नॉर्मली अगर आपका नाम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपका नाम 1-2 दिन में अलॉट हो जाता है। उस नाम के अलॉट होने के बाद आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अपने प्रिंट कराते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए टेबल F में आपके आर्टिकल्स का पूरा प्रोविजन है। मेमोरेंडम आपका बेसिकली एक चार्टर हो गया, उसमें 6 क्लॉजेज होती है। तो आपकी वो 6 बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है कि आपकी कंपनी क्या लाइन ऑफ बिजनेस करेगी, कि आपका मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, फिर उनसे रिलेटेड एंसिलरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइन होती हैं। आपका नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नाम क्या रहेगा। सिचुएशन क्लॉज होता है कि सिचुएशन आपकी ऑफिस की कहाँ रहेगी, उसी के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का डिसीजन होता है। जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो हमारा ROC ऑफिस कानपुर पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी ऑथराइज कैपिटल क्लॉज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल यही बेसिकली आपकी एक अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इतने आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। ये आपकी सीलिंग होती है कि भाई मैं इससे मैक्सिमम कैपिटल इशू नहीं कर सकता, इसी को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। फिर आपकी सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है। ये 5-6 क्लॉजेज हैं जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको शेयर्स अकाउंटेंट से रिलेटेड टेबल F है, उसमें मेनली कॉल्स को कॉल कौन कौन से कितनी कॉल्स लग सकते हैं, और जो कंपनी के प्रोविजन है उसके हिसाब से आप एक कोई भी कॉल अगर रखते हैं इस स्टेज में तो आपका मिनिमम 25% फेस वैल्यू को आपको कॉल करना होता है, ठीक है। फिर उसका टेबल F में अगर आपने कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर है तो उसके लिए इंटरेस्ट स्पेसिफाई है। जैसे कॉल्स इन एरियर अगर आपको किसी ने कॉल नहीं दी है तो आप उस पर 10% चार्ज कर सकते हैं, और किसी ने आपको एडवांस दे दिया है तो आप मैक्सिमम 12% स्पेसिफाई कर सकते हैं, 12% से ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं।
तो अब जब अभी कंपनी होती है, कंपनीज एक्ट में दो तरह के शेयर्स स्पेसिफाई हैं, एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमको देखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जो आपका है उसमें आपके प्रेफरेंस शेयर्स के दो ही फीचर हैं, एक्चुअली दो तीन फीचर ही हैं। सबसे पहले तो आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनका इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के रियल मालिक हैं उनसे पहले डिविडेंड पेमेंट होता है, और अगर इन केस कंपनी बैंकरप्सी जाती है, मतलब कंपनी जब खत्म होती है, तो उनकी कैपिटल का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 3-4 कैटेगरी है, जैसे लिक्विडेशन पे होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। फिर आपके डिविडेंड के बेसिस पे कि क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। एक कन्वर्जन के बेसिस पे है कि मेरे कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स हैं जिसमें मेरा एक परसेंटेज स्पेसिफाई रहता है, जैसे कि मैं कह दूंगा कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली ये 9% आपका डिविडेंड का पेमेंट है कि आपको अगर कोई भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ये आपका डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह जैसे आप डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जाता है, तो ये आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं। यूजुअली ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट होता है, डिविडेंड कूपन रेट, ये बेसिकली आपका डिविडेंड्स डिवेंचर से ज्यादा होता है, क्योंकि इनका रिस्क बहुत ज्यादा है। डिवेंचर होल्डर्स तो ये है कि अगर कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं किया तो वो लिक्विडेशन के लिए जा सकते हैं कि भाई कंपनी मेरे पैसे नहीं दे रही, बैंकरप्ट हो गई है। बट इनका पेमेंट नहीं आया, 2 साल 3 साल नहीं दिया, तो दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट जब किसी क्रेडिटर्स ने अगर लिक्विडेशन के लिए दिया तो इनका पैसा मिलेगा, अदरवाइज दे हैव टू वेट फॉर। अब इसमें भी क्यूमुलेटिव होते हैं, जैसे कई बार होता है कि डिविडेंड इस साल का सपोज है, अगर 9% डिविडेंड मैंने नहीं दिया, तो अगर मेरे नॉन क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड का मेरा राइट फॉरगो हो जाएगा, मैं अगले साल क्लेम नहीं कर सकता। अगर ये मेरा क्यूमुलेटिव है तो ये हर साल एक्रू होता रहेगा, और जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो पीछे का मेरे को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी भूमिका है कि मेरे डिविडेंड का कैसे रहेगा। एक्चुअली सेकंड किधर गया, चलिए अब समझते हैं कि कंपनी, तो अब समझते हैं कंपनी कैसे फंड्स के लिए पब्लिक को अप्लाई करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उठी और फंड्स के लिए अप्लाई करनी चली गई पब्लिक को, कि मेरा आईपीओ आ गया। आईपीओ कराने के लिए सबसे पहले आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जो सेबी के लिस्टिंग क्राइटेरिया है। तो सेबी डे टू डे, मतलब आपका टाइम टू टाइम बेसिस पे लिस्टिंग क्राइटेरिया अपडेट करती रहती है। जैसे मेरा 3 साल का टर्नओवर हो, प्रॉफिटेबल हो, मेरा ड्यू डिलिजेंस क्लियर हो, कोई लिटिगेशन का इशू ना हो, तो उसके बेसिस पे आप एक प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं सेबी को, जिसको बोलते हैं हम DRHP, ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होती है, कोई लीगल केस है, कंपनी का मैनेजमेंट का है, क्या करता है, और कोई सिस्टर कंसर्न है, होल्डिंग कंपनीज, ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड होती हैं। अगर सेबी उससे सेटिस्फाई है तो आपको गो अहेड दे देती है। गो अहेड देने के बाद आप पब्लिक के पास जा सकते हो, प्रोस्पेक्टस का अपनी एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च करते हैं। पहले नॉर्मली एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में होती थी, तो पब्लिक उनको अप्लाई करती थी। हार्ड कॉपी बैंकर्स, नॉर्मली बैंक्स में या पब्लिक प्लेसेस में मिलती रहती थी। तो आप उसमें अपना जो भी जितने भी शेयर्स अप्लाई करने हैं वो शेयर्स आप लिख के एप्लीकेशन देते थे, और उसके साथ चेक लगा के एप्लीकेशन मनी जो होती थी
आप बैंक में डिपॉजिट कर देते थे। नॉर्मली कुछ दिन के लिए आईपीओ खुला रहता था, 4-5 दिन। तो जब विंडो क्लोज होती थी उसके बाद मैनेजर बैंक कंपनी देखती थी कि भाई मेरे पास पैसे इतने आ गए। अब जो जिसको होता था उसके बेसिस पे फिर उसको एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लेती थी और आपका पैसा जमा करा लेती थी और आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में डाल देती है कि आप भाई अब उसके कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। उसके बाद जो आपने पैसा दिया था वो आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आज भी वही प्रोसेस है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के थ्रू आप अप्लाई करते हो। नॉर्मली बड़े सारे ऐप है, जीरोधा, ग्रो, एक्सेट्रा, यही मेजर 2-3 ऐप्स है, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो आपका पैसा कंपनी के पास चला जाता है, एप्लीकेशन मनी, और आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। कंपनी जब एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपका पैसा तो तभी जमा हो जाता है। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी तो आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में आता है। जिस दिन आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में होता है उस दिन आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। तो अब इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि कितने तरह से आपकी सब्सक्रिप्शन हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेरी ऑथराइज कैपिटल क्या है। बेसिकली ऑथराइज कैपिटल वो है जो आपकी कंपनी पूरे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पब्लिक से कॉल कर सकती है। ये मेरी, आप ध्यान रखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है और सिर्फ एक यही कैपिटल लिखी होती है कि भाई मेरी इतने की मेरी ऑथराइज कैपिटल है। ये एक तरह का लाइसेंस है कि आप इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको अगर इससे बियॉन्ड जाना है तो आपको मेमोरेंडम को अमेंड करना पड़ेगा और उसकी जब भी आप बढ़ाएंगे तो उसकी एक स्टैंप ड्यूटी जमा होती है। वो स्टैंप ड्यूटी जमा होकर आपको आरओसी में इंटीमेशन देनी होती है। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल होने के बाद आपकी आती है इशूड कैपिटल, इशूड या ऑफर्ड। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन है जो मैं पब्लिक को इशू करता हूं कि भाई मेरे इतने शेयर्स ऑफर करे हैं, आप इनको अप्लाई कीजिए। तो जो आप पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको हम इशूड या ऑफर्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो मेरी 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है। अब मैं जो पब्लिक को 60,000 शेयर्स ऑफर कर रहा हूं ऑफ ₹100 ईच, तो मैंने पब्लिक को 60 लाख रुपए के शेयर्स ऑफर करे। अब बाई चांस जो मैं पब्लिक को शेयर्स ऑफर करता हूं उसमें 2-3 केस हो सकते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। जैसे आपके मैंने इशूड करे और ये पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। सपोज मैंने 60,000 इशू करे, 60,000 करे और 60,000 करे। मैंने पब्लिक को ऑफर दिया, इशूड ऑब्लिक ऑफर्ड, 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स और 60,000 शेयर्स। पब्लिक ने पहले केस में मेरे 60,000 शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए। दूसरे केस में पब्लिक ने मेरा आईपीओ अच्छा लगा, उन्होंने 70,000 शेयर्स के अप्लाई कर दिया। तीसरे केस में भाई मुझे कोई जानता ही नहीं है, आप कौन मैं कौन, पब्लिक को पता ही नहीं चला, तो 50,000 शेयर्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो एप्लीकेशन के साथ साथ पैसे भेजती है जो मेरे बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है जिसमें मैंने जितने शेयर्स ऑफर करे पब्लिक ने एग्जैक्टली उतने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। पब्लिक ने अगर ज्यादा शेयर्स के लिए, सपोज मैंने 60,000 शेयर्स की ऑफर करे थे बट पब्लिक ने 70,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए या एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए, तो मेरा दिस इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा केस है कि भाई पब्लिक ने, मैंने 60,000 दिए थे, पब्लिक को पसंद नहीं आया तो 50,000 शेयर्स मेरा हो गया। दिस इज कॉल्ड योर
अंडर सब्सक्रिप्शन। जो आज की डेट में कंपनी का प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर आपको 90% से कम आपका इश्यू सब्सक्राइब हुआ है तो आप तुरंत पब्लिक को पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा केस समझते हैं कि हमारे शेयर्स इशू कितने के हो सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। इसकी अकाउंटिंग हम धीरे धीरे आगे स्टेप में पढ़ेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। यूजुअली कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए रहती है। इसको हमारी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। बेसिकली शेयर्स होता क्या है कि जैसे आप अगर समझेंगे, जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अभी देखा होगा, तो उसमें प्रोप्राइटरशिप में जैसे सिंगल पर्सन होता है, उसी की लिमिटेड कैपिटल होती है। फिर हम थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं कि हमको अपने बिजनेस के लिए रिसोर्स चाहिए, अच्छे पर्सन्स चाहिए, और फिर हर एक इंडिविजुअल की लिमिट होती है। 3-4 पर्सन मिलेंगे तो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते थे। पार्टनरशिप में वही होता था, दिस वाज टू ग्रेटर एक्सटेंट मोर और लेस लाइक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप विद मोर नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अब उसमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए, बट कंपनी मेरा बड़े फॉर्म में बिजनेस करने के लिए। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि पार्टनरशिप में आपकी जो है ना रिस्क पर्सनल लेवल तक इन्वॉल्व होती है, एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि भाई अगर इन केस ऑफ बैंकरप्सी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पे आउट इक्विटी। तो जिससे हमने इसलिए कॉर्पोरेट फॉर्म में लिया। कॉर्पोरेट में फॉर्म में क्या होता है, जो शेयर कैपिटल है बेसिकली आपकी जितनी भी टोटल कंपनी कैपिटल है उसका डिफरेंट पोर्शंस मल्टीपल पर्संस को बटा हुआ होता है। तो उसमें आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। पहले 40-50 बंदे होते हैं, आज की डेट में पब्लिक इतनी इन्वॉल्व होती है, तो हर एक का छोटे छोटे अमाउंट का रिस्क रहता है। तो शेयर कैपिटल वो आपका छोटा पोर्शन है जो आप एज ए कंपनी के ओनर उस कंपनी में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब शेयर की फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो हमने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो वैल्यू लिखते हैं, दैट इज फेस वैल्यू। आप ध्यान रखिए, कंपनी एक्ट में जो भी है, मतलब मेमोरेंडम में आपकी केवल फेस वैल्यू लिखी जाती है। आपकी सब इशूड, मतलब मैं कितने पे इशू कर रहा हूं, प्रीमियम पे कर रहा हूं या एट पार पे कर रहा हूं, वो कहीं भी नहीं लिखा जाता। वो तो फैक्ट टू फैक्ट बाद में चेंज होता रहता है। हाँ, मेरी ऑथराइज कैपिटल जरूर लिखी रहती है कि भाई इतने रुपए के शेयर्स, मेरे इतने रुपए का हर एक शेयर रहेगा। जैसे 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100, ये मेरी ऑथराइज कैपिटल हो गई। ठीक है, तो अब इस कैपिटल को भी हमने मल्टीपल टुकड़ों में बांटा। जरूरी नहीं कि कंपनी सारे पैसे एक साथ ही मंगा ले। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो करता है, उस हिसाब से मैं पैसे मांगता रहता हूं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस लिखी हुई हैं, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जो जैसे हमने फर्स्ट टाइम जो पब्लिक ऑफर करा तो हम जानते नहीं है, तो हमने पब्लिक से एप्लीकेशन बनाई एक्चुअली। सो वो फर्स्ट स्टेज यू कॉल एप्लीकेशन स्टेज। फिर जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका पैसा हम आपके नाम से शेयर होल्डर रजिस्टर में रख देते हैं। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने पे आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में चढ़ जाता है। तो बेसिकली यहां से जब आपका नाम मेंबर चढ़ जाता है, तो जो आपने एप्लीकेशन मनी भेजी थी वो आपके खाते में शेयर कैपिटल के नाम से चढ़ जाती है। ठीक है, इससे पहले आप सिर्फ कंपनी के एक एप्लीकेंट हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं, तो जब आप फॉर्म के साथ पैसे भेजते हैं, जब तक आपके स्कूल में नाम चढ़ नहीं जाता तब तक आप सिर्फ कैंडिडेट हैं। जिस दिन आपका नाम चढ़ गया, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है और आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो जाते हैं। ऐसा ही यहां पर होता है कंपनी में। जब आपने शेयर्स अप्लाई करे, आप एप्लीकेंट हैं। जब आपकी एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर ली है और एक्सेप्ट करने के बाद आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चढ़ जाता है, जिसको शेयर होल्डर रजिस्टर बोलते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। तो फर्स्ट कॉल जो मेरी होती है उसको हम बोलते हैं, पहली स्टेज या पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेज।
जो मेरी दूसरी स्टेज होती है, यूजली जैसे ही आपका मेंबर्स रजिस्टर में नाम चढ़ता है तो हम आपको एक इंटीमेशन दे देते हैं कि भाई आपका नाम चढ़ा दिया है, अब आप दूसरी स्टेज अपनी पेमेंट कर दो। इस दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। ठीक है, क्योंकि आपके नाम से अलॉटमेंट हो गया, आपका शेयर अलॉट कर दिए तो भाई अलॉटमेंट हो गया। दूसरी स्टेज अलॉटमेंट की होगी, यहां पे अलॉटमेंट होती है। थर्ड स्टेज मेरी बोलते हैं इसको फर्स्ट कॉल। और अगर मेरी इस कॉल में इसके बाद जो पैसा होता है मेरी सेकंड कॉल हो गई, इसको हम सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल देते हैं। तो बेसिकली जो आप कंपनी का 100 रुपया था, ये मैंने अलग अलग स्टेज में कलेक्ट कर लिया। जैसे सपोज मैंने एप्लीकेशन में 25 रुपए रखा था, अलॉटमेंट में 35 रखा है, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में 30-30 रुपए रखा है। तो ये 100 रुपए आपसे कलेक्ट कर लिए मैंने। ठीक है, अब हम समझते हैं इशू कितने तरह से रिलीज हो सकते हैं। होप ये क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि एट पार क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। मेरे पास शेयर कैपिटल में दो ही इशूज आए हैं। हमारे शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, कंपनी एक्ट में प्रोहिबिशन है। और देखा भी जाए भाई, जब आपके शेयर्स में इतना दमी नहीं है कि आप पब्लिक को एट पार या प्रीमियम पे ऑफर करें, तो पैसे लेने क्यों जा रहे हो जब आपको लग रहा है मैं डिस्काउंट में कर रहा हूं। डिवेंचर्स हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। तो एट पार में हम बोलते हैं ये हो गई आपकी फेस वैल्यू और ये हो गया प्रीमियम। एट पार में मैं 100 वाली चीज 100 रुपए की ही ऑफर करता हूं, इसमें कोई मैं नो एक्स्ट्रा मनी, जितने की मेरी फेस वैल्यू है मैं उतने पे ही शेयर बेच रहा हूं। 100 रुपए का अगर मेरी शेयर फेस वैल्यू है तो मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इशू एट पार। दूसरा, मैं अगर 100 वाली चीज 125 रुपए में बेच रहा हूं, तो जो मैं एक्स्ट्रा ही चार्ज कर रहा हूं 25 रुपए, ये मेरा प्रीमियम है। मेरे कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, कैश फ्लोज भी अच्छे हो रहे हैं, तो मैं प्रीमियम कमांड करूंगा बिजनेस, सीधी सी बात है। तो जो आपने ऊपर अलग पैसा दिया वो आपका 25 रुपए आपका प्रीमियम है। ठीक है, सो हमारे शेयर्स दो तरह से इशू हो सकते हैं, या तो एट पार इशू होंगे या मेरे प्रीमियम पे इशू होंगे। कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिशन है कि आप शेयर्स फर्स्ट टाइम पब्लिक को जब आईपीओ ऑफर करते हैं, आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ई सॉप्स में स्वेट इक्विटी केस में आप इशू कर सकते हैं, बट नॉर्मल आईपी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज एबीसी लिमिटेड हैज authorized capital of 1 lakh shares of rupees 100 each. Company has offered to the public 50,000 shares at rupees 100 each, which was fully subscribed, and all the money due as per
बिलो टेबल was received. एप्लीकेशन 30 रुपए, अलॉटमेंट 20 रुपए, फर्स्ट कॉल 25 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपए। ठीक है, तो इस केस में हम टेबल बना लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि कैलकुलेशन होती इन्वॉल्व, तो हम बना के चलेंगे टेबल, ताकि हर स्टेज पे पता रहे भाई कितने पैसे आए, कितने हमारे ड्यू थे। इसका नाम हमने रख दिया स्टेज। दूसरा आ गया अमाउंट पर शेयर जो हमने लेना है। तीसरा आ गया यहां नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारे 50,000 शेयर्स आ गए। ठीक है भाई, 50,000 और 50,000, ये मेरी आ गई अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट रिसीव्ड, और ये बैलेंस ड्यू। ठीक है, तो ये मेरी अमाउंट ड्यू थी 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपए एप्लीकेशन पे। मेरे को 15 लाख पूरे मिल गए, मेरा कोई पैसा बाकी नहीं है। मेरे को अलॉटमेंट पे ड्यू थे 20 रुपए, 10 लाख रुपए मिल गए। मेरे को कोई पैसा बाकी नहीं है। ऐसे ही मेरा फर्स्ट कॉल पे 50,000 शेयर्स पे 25 रुपए ड्यू थे, 12.5 लाख मिल गए, और मेरा कोई पैसा ड्यू नहीं है। सॉरी 12 लाख और कोई ड्यू नहीं है। ठीक है, अब अपन लोग करेंगे इसकी एंट्री। चलो भाई, ठीक है साहब, सबसे पहली एंट्री होगी आपकी, आपके पास आ गए पैसे। पब्लिक को आपने ऑफर करा, पब्लिक ने पैसे के साथ आपको अपना चेक भेज दिया। चेक क्या आजकल तो आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है। अकाउंट ट्रांसफर भेज दिया, आपने महीने बाद देखा, हाँ भाई मेरा शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। आपके खाते में आ गए पैसे। पैसे आ गए तो सबसे पहली एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। आपके करंट या सीसी अकाउंट जैसा हो उसमें पैसे आ गए, 15 लाख रुपए साहब मैंने रिसीव कर लिए। अब समस्या ये आ गई, भाई क्रेडिट किसको करें। आप लोग कंफ्यूज होंगे, यार आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। अब गिवर तो यहाँ 50,000 शेयर है, सपोज मैंने 500 का लॉट रखा था, तो 500 के हिसाब से मेरे बंदे तो काफी हो गए। अगर मैं 500 का लॉट रखूं, तो सपोज 100 का लॉट रखा तो मेरे 5,000 बंदे हो गए, या 1000 नहीं, हाँ 100 के हिसाब से मेरे 500 बंदे हो गए। अब 500 का नाम तो मैं लिखूंगा नहीं, 2 ABCD रामू श्यामू चौहान जो भी है। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को रखने के लिए हमने जितने पर्सन्स थे इनको कलेक्टिवली नाम दे दिया,
और ये नाम हर स्टेज पे चलेगा। जैसे एप्लीकेशन होगी तो उसका नाम आएगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट होगी तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल होगी तो फर्स्ट कॉल। तो हमने इनको कलेक्टिवली कह दिया भाई टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये बेसिकली है तो इंडिविजुअल्स के नाम थे, बट कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं जस्ट फॉर द ईज ऑफ अकाउंटिंग। अदरवाइज में 500 बंदों का या 1000 बंदों का नाम नहीं लिख सकता। 15 लाख रुपए यहां आपका आ गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट 30 ईच। ये भाई मेरी पहली एंट्री, जब मेरे बैंक में पैसे आ गए, जब मेरा आईपीओ क्लोज हो गया उसके बाद मैंने देखा। अब मैं सबकी एप्लीकेशन छांटूंगा भाई, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद मैंने इनकी सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो मैं जो ये पैसा था वो आपके नाम से कैपिटल अकाउंट में चढ़ा दूंगा। आपके 500 बंदे 1000 बंदे होंगे, सबका कैपिटल अकाउंट होगा कि आपकी कैपिटल है। जैसे आप पार्टनर्स के केस में करते थे कि पार्टनर्स को पैसा ले लिया, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते थे, पैसे आ गए। यहां भी वही आएगा अल्टीमेटली। आपने इन बंदों के नाम से कर दिया, ये हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 15 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप इफेक्टिवली देखो ना मैंने एंट्री क्या करी है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। आप बेसिकली प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में भी सेम एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप में जिस बंदे का नाम होता था, यहां भी वही हो गया। हमने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इसलिए रखा है कि भाई एक तरह कंट्रोल अकाउंट हो गया। सपोज अगर मैं यहां पे रिजेक्ट कर देता किसी की, तो यही शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट। अब सपोज मैंने यहाँ पे अगर 14 लाख की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है, 1 लाख को मैंने वापस कर दिया होता, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल 14 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए जो मैंने पैसे वापस कर दिया, ठीक है। तो ये भी सेम वही एंट्री है, ये सिर्फ ये इंडिविजुअल्स के नाम है। मैंने जब इनसे पैसा लिया तो इनको क्रेडिट कर दिया, अब मैंने इनको अपने बदले में शेयर कैपिटल दे दी है, तो जो इसको मैं दे रहा हूं शेयर कैपिटल में अपना क्रेडिट कर दूंगा, इनका अकाउंट डेबिट कर दूंगा। ये एंट्री होगी फर्स्ट स्टेज की एंट्री, एप्लीकेशन मनी, जब मैंने ट्रांसफर करके आपका अकाउंट खोल दिया। इस स्टेज पे आपका नाम मेरे मेंबर्स रजिस्टर में चढ़ जाता है और आप सब हो जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। इससे पहले आप एप्लीकेंट थे, ठीक है। तो जैसे ही इस स्टेज में मैं पैसे ट्रांसफर करता हूं तो आपको मैं एक अलॉटमेंट लेटर भेज देता हूं कि भाई आपके ऊपर सेकंड स्टेज ड्यू है 20 रुपए वाली, और इसमें मैं एक सर्टेन डेट देता हूं, यानी 14-15 दिन देता हूं कि आप इस डेट तक इसको पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं आपको इस स्टेज पे आपको मैं पैसे ड्यू कर रहा हूं, तो पैसे ड्यू मैं अपनी बुक्स में जब तक आपको मैं डेबिट नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं तो पैसे नहीं मांग सकता, ऐसे कैसे लेटर भेज दूंगा। तो जैसे ही मैं आपको लेटर भेजता हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये मेरे हो गए 10 लाख रुपए। 10 है कि कितना है, हाँ 10 लाख रुपए। मैंने 10 लाख बंदों को लेटर भेजा, उनको मैंने डेबिट मार दिया, भाई मैं आपका पैसा ड्यू कर दिया है और आपको मैंने कैपिटल इश्यू कर दी है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां आपके कैपिटल अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, आपके अकाउंट डेबिट हो गया, और इतने सारे 500,000 बंदों का नाम मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रखा है। 10 लाख रुपए अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 30,000
सॉरी 50,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। ठीक है, ये मेरी तीसरी एंट्री होगी। ध्यान रखिए, इससे पहली वाली स्टेज में क्या था कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले बैंक की एंट्री होती थी। अब यहां पे उल्टा चलेगा, आप जब रजिस्टर हो गए तो सबसे पहले मैं पैसे मांगूंगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। वहां आपने अप्लाई करा था कि भाई मुझे अपने, जैसे स्कूल का केस है, यहां आपने एप्लीकेशन दी, साहब मेरा रजिस्ट्रेशन करा, मेरा एडमिशन करा दो। अब एडमिशन हो गया तो मैं आपसे पहले पैसे मांगूंगा तभी आप देंगे, उसके बिना कहां देंगे? इतना कोई थोड़ी था वो कर देगा। सेम अप्लाइज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि भाई मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, आपने मुझे मेंबर बना दिया, अब मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आप उसकी पेमेंट करेंगे। चौथी एंट्री होगी मेरी, आपने मुझे पेमेंट करी, मेरे बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू आपके नाम से आया, आपका नाम मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रखा है, क्योंकि मैं इतने सारे 500 बंदों का नाम कैसे रखूंगा? अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट 20 ईच, 10 लाख रुपए। ठीक है, ये आपका सेट हो गया पूरा। फर्स्ट एंट्री हुई, ये सेकंड एंट्री होगी। आप ये ध्यान रखिए कि जितनी भी स्टेजेस होंगी, चाहे 3 बार मांगे चाहे 4 बार पैसे मांगे, एप्लीकेशन में सबसे पहले मेरी बैंक एंट्री आएगी, उसके बाद उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की आएगी, क्रेडिट देने की। बाकी सारी स्टेज में पहले आप पैसे कॉल करेंगे, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो पहली एक एंट्री जो होगी वो आपकी ड्यू की होगी, और बाकी जो दूसरी एंट्री होगी बैंक की होगी। ये हर स्टेज में अप्लाई होगा, जितनी भी होगी स्टेज एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्टेज। इसको साफ कर देते हैं यार। ठीक है भाई, अब चलो हम अगली स्टेज कॉल करते हैं। साहब 5वीं स्टेज आ गई हमारी। हमने फर्स्ट कॉल सभी शेयर होल्डर से मांग ली 2 महीने बाद कि भाई लेटर भेजा कि यार आपकी कॉल ड्यू है, भाई पैसे दे दो। तो उससे पहले जैसे मैं इनको, जब लेटर में तभी भेजूंगा जब मैं इनके खाते में कैपिटल क्रेडिट करूंगा, तभी तकाजा करूंगा भाई पहले मैं माल बेच दूं, मैंने तेरे को शेयर कैपिटल दे दी है यार, मेरे को मेरे पैसे दे दे, तभी तो मांगूंगा मैं। तो मैं सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने 50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 ईच। तो ये हो गए 12.5 लाख रुपया। चलो भाई, सभी शरीफ लोगों ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए मेरे को, पैसे दे दिए, मेरे बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12.5 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 50,000 shares at the rate of ₹25 each। सारे पैसे आ गए भाई। 7वीं एंट्री, 2 महीने बाद फिर मेरे को पैसे चाहिए, आपको फिर मैं एक लव लेटर भेज दूंगा कि यार मेरे को पैसे दे दो।
पैसे दो तो लव लेटर भेजने से पहले आपके नाम से मैं क्रेडिट कर दूंगा, आपका अकाउंट डेबिट कर दूंगा। आपके अकाउंट का नाम मैंने रखा है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये भी 12.5 लाख है, 12.5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12.5 लाख रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 shares at 25 each। और आज्ञाकारी लोगों ने सारे पैसे मेरे को दे दिए। पैसे दे दिए तो भाई मेरे बैंक में पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए। तो फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 50,000 shares at the rate of ₹25 each। ये लो जी, ये आपका केस था इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब इसमें कोई ऐसा कोई बहुत प्लेन वनीला टाइप क्वेश्चन था, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप देखते चले जाओ, 2 सेट हैं, हर स्टेज पे आपकी 2 एंट्री हैं। तो आप देखो, आपकी इस स्टेज में केवल बैंक पहले है और ड्यू या अलॉटमेंट बाद में है। बाकी सब में आपका पहले मैं ड्यू करूंगा फिर रिसीव करूंगा, पहले मैं ड्यू करूंगा फिर रिसीव करूंगा। ठीक है, तो होप ये क्लियर है कि हमारी एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा, फिर हम ड्यू करेंगे, फिर हम क्रेडिट करेंगे, बेसिकली उनको शेयर्स अलॉट करेंगे और फिर हम लेटर उनसे पैसे ड्यू कर दे जाते हैं। ड्यू करने का मतलब ये होता है, ड्यू करना तभी हो गया कि मैं आपसे पैसे मुझे चाहिए। ड्यू मैं तभी करूंगा जब आपके खाते को मैं डेबिट करूंगा और आपके बदले में कुछ दूंगा। मैं बदले में क्या दे रहा हूं कि आपके खाते में जो भी आपका नाम होगा, जैसे सपोज मेरे 500 बंदे हैं, एक्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैं उसको शेयर कैपिटल दे दी, भाई तेरे नाम से इतने मैंने क्रेडिट कर दिए। तो हर स्टेज पे ऐसे मैं उसको शेयर कैपिटल में उसकी ऐड करता जा रहा हूं, पैसा टॉपअप करता जा रहा हूं, शेयर कैपिटल भाई तेरे नाम से लॉट कर रहा हूं, मेरे को पैसे देता चला जाए। सिंपल ये स्टेज है। होप दिस इज क्लियर। दिस वाज वेरी प्लेन वनीला टाइप क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा प्रीमियम इन्वॉल्व होगा। पहले हम प्रीमियम पे करेंगे, उसमें उसका धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज 5-6 टॉपिक्स में चलेगी। पहले जैसे हम एट पार कर लिया, इसके बाद हम प्रीमियम करेंगे, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, फिर हम करेंगे 4 फीचर्स, मतलब कॉल्स इन एरियर होंगी, कॉल्स इन एडवांस होंगी, 4 फीचर्स होंगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देखेंगे कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर आता है। और आप शेयर्स एक बार अच्छे से कर लेंगे तो डिवेंचर्स आपका सारा इसी पे बेस है। डिवेंचर्स में कोई ज्यादा, केवल 25% का चेंज है, 25% भी हार्डली डिस्काउंट पे होते हैं। और जो कोलेट्रल इशू होते हैं, कोलेट्रल तो शेयर्स भी होते हैं बट आपके उसमें नहीं है। प्रमोटर्स जब शेयर्स प्लेस करते हैं तो वो भी अपना शेयर्स देते हैं। एक्चुअली आपके कोर्स में डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो आपका डिवेंचर और शेयर्स मोर और लेस पैरेलल ही है। और एक बार आपने इसको अच्छे समझ लिया, फिर डिवेंचर इज लाइक ए केक वॉक। आपको डिवेंचर में कुछ भी नहीं है, वो इससे ज्यादा इजी है। ओके गाइस, थैंक यू।